नमस्कार, मैं अरमान मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं विजन विद आलोक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यह टीजीटी पीजीटी कक्षा के लिए दूसरी क्लास है मैथमेटिक्स की। आप पहली क्लास आप लोगों ने देखा होगा और यह अनुभव किया होगा कि आगे किस प्रकार से हमको पढ़ना है। हम लोग यहाँ क्या किया था, सेट थियरी से इसका शुरुआत किया था। सेट थियरी के क्रम में हमने आपको बताया था क्या क्या पढ़ना है और यह भी बताया था सेट थियरी की क्या क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और इसके जन्मदाता कौन है, यानी इसका श्रेय किसको जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि हमने पढ़ा था क्या। मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। उसके बाद हमने बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, डिनोमिनेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं हम इस बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों को बताया था कि हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे और वर्गीकरण के क्रम में हम बताया था कि सबसेट और पावर सेट, प्रॉपर सबसेट वगैरह वेन डायग्राम के बारे में बताया था पढ़ेंगे। और फिर हम लोग उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी चीजें हमने बताया था हमको क्या क्या पढ़ना है। और हमने ये भी बताया था कि मैथ जो सेट थ्योरी होती है, सेट थ्योरी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सेट थियरी के क्रम में हमने बताया था इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है, जॉर्ज कैंटर को जाता है, जॉर्ज कैंटर को जाता है। ये आपको अगर वीडियो देखे होंगे तो याद आ रहा होगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाइए और आप पहले वीडियो को देखिए, पहले वीडियो देखिए और फिर आप आके हमसे यहाँ पर मिलिए और इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कोई मिला के आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट थियरी। सेट थियरी के बारे में हमने थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दे दिया था। अब यहाँ पे हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में चलते हैं, यानी जो हमने बताया था उसी को क्रम से लेकर चलते हैं। इस क्रम से लेकर चलने के से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर से मैं आपका अप्रोच क्लियर कर रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसी क्रम में मैं अधिक से अधिक चीजों को समझा ले जाऊँ। बाकी इसकी वीडियो क्लासेस आपको इसके बाद मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको 3-4 क्लासेस ऐसे ही मिलेंगी। चलिए देखते हैं। अब बात होती है सेट थियरी की। सेट थियरी की अगर मैं इसके डिफिनेशन की बात करूं, देखो हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है तो हैंड वर्क ज्यादा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हैंड वर्क कम करूं और अधिक से अधिक चीजों को बोलूं, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। मैं स्लाइड को स्क्रॉल करते रहूं, आप चीजें आती रहे आपको, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर लूं, ठीक है। तो मैं हैंड वर्क को कम करूंगा और मैं चीजों को ज्यादा बोलूंगा। आप लोग अपने से हैंड वर्क करिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइए, जो मैं चीजें बताऊंगा आप नोट्स जरूर बनाइएगा। सेट थियरी, अगर सेट थियरी की डेफिनेशन की बात की जाए और डिफिनेशन की बात की जाए, ठीक है, और बड़े ध्यान से आप समझिएगा। अगर इसकी हम डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इस बात को आप समझिए, मैंने बहुत ही शॉर्ट में यानी बहुत ही छोटी चीज में आपको बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ये कहता है इसकी डिफिनेशन। आइए हम इसको चीजों के एक एक करके तोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पे कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब आप जानते होंगे, कलेक्शन को बोलते हैं संग्रहण। क्या बोलते हैं, संग्रहण बोलते हैं, ठीक है। इकट्ठा करना या संग्रहित करना, ठीक है, संग्रहण। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, पूर्णतः परिभाषित, यानी कि पूरी तरह से जो परिभाषित हो, ठीक है, पूर्णतः परिभाषित, पूर्णतः परिभाषित, पूर्णतः परिभाषित। और ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का तात्पर्य एलिमेंट से है, अवयव से है। कैसे देखिए, हमने कहा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का तात्पर्य एलिमेंट मतलब अवयव से है। सुनिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब हमको ऐसी वस्तुओं का कलेक्शन करना है जो वेल डिफाइंड हो, यानी कि पूर्णतः पूरी तरह से परिभाषित हो। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड किसका करेंगे, हम किसी एलिमेंट्स का, किसी ऑब्जेक्ट का, या आप हिंदी में अवयव बोलते हैं,
उसका कलेक्शन करेंगे, लेकिन वो पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए, पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए, और फिर उसका क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। और जैसे आप सुनिए, नाम से ही परिचित है, आप समझ पा रहे हैं सेट। जैसे मैं कहूँ कि किताबों का सेट, किताबों का सेट, अगर आपके पास कोई किताब है, हम कहें किताबों का सेट, वो भी तो एक सेट है। मैं कहूँ इस मार्कर का सेट, अभी हम 4-5 मार्कर और ले आए, हम सेट लगाते हैं, ये इसका सेट। आप लोग घर में बात करते हैं ना कि वैसे घर में बर्तन हो गया तो बर्तन का सेट करते हैं, कपड़ों का सेट बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, आप कपड़े का कलेक्शन करते हैं, संग्रहण करते हैं। आप कहीं दुकान जाते हो, लिखा रहता है कि कलेक्शन, तो वहाँ आप कपड़ों का कलेक्शन करते हैं, उसको संग्रहित करते हैं। और आपको पता है कि जो जिन कपड़ों का आप कलेक्शन करते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, पूर्णतः परिभाषित होते हैं, यानी कि उनके बारे में आपको पता होता है। और वही क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट, वस्तु होते हैं। हालांकि यहाँ पे हम वस्तु शब्द का प्रयोग न करके एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं, अवयव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी वस्तु का ही संग्रहण नहीं करते, किसी भी चीज का हम संग्रहण कर सकते हैं। किसी मनुष्यों का संग्रहण कर सकते हैं, जानवरों का संग्रहण कर सकते हैं, यानी किसी सजीव या निर्जीव वस्तुओं का संग्रहण कर सकते हैं। हम अंग्रेजी के अल्फाबेट्स का प्रयोग कर संग्रहण कर सकते हैं। हम टेबल में जो गिनतियां होती है, नंबर्स होते हैं, उनका संग्रहण कर सकते हैं, कुछ भी। तो कुल मिला के हम इन चीजों को क्या बोलते हैं कि अवयव बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी कि उस कलेक्शन में जो चीजें आएंगी उसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बात और आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो चीजें होती हैं संग्रहण के क्रम में। आपको दो चीजें सुनने को मिलेंगी। क्या मिलेगी, एक मिलेगा आपको स्टेटमेंट, और एक क्या मिलेगा आपको, सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, एक आपको मिलेगा स्टेटमेंट और एक आपको मिलेगा सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं कथन, इसको हम बोलते हैं कथन, और इसको हम बोलते हैं क्या, वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक्य। आइए आप इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ बताने का मेरा एक पर्पस है, पर्पस ये है कि जब तक आप कथन और वाक्य में अंतर न समझ पाएंगे, यानी कि आप जब तक स्टेटमेंट और सेंटेंस में डिफरेंस नहीं निकाल सकते, तब आप क्या कर पाएंगे कि आप कलेक्शन में थोड़ी सी गलती कर देंगे। आप जिसका कलेक्शन पॉसिबल नहीं है या जिसका कलेक्शन हम नहीं कर सकते, आप उसका भी कलेक्शन कर बैठेंगे। देखिए, स्टेटमेंट क्या होता है, वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। मैं बता दूं, जो स्टेटमेंट होता है यह यूनिवर्सल होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। लेकिन आपको बताते हैं जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल होता है। अब आप इस बात को समझ पा रहे हैं, स्टेटमेंट यूनिवर्सल होता है। लेकिन हमने कोई कथन बोला, आप ऐसे भी आप अगर थोड़ा सा बहुत रीजनिंग आपको जानते होंगे तो आप पढ़ते होंगे, कथन निष्कर्ष पढ़ते होंगे। कथन बात क्या होती है, हमने कहा यहाँ पे कथन यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, हमने जो कथन कह दिया, हमने कोई कथन कहा, स्टेटमेंट दिया, तो सब पे लागू होगा, देश के सभी चीजों पे लागू होगा, जहां संभव हो सके, यानी सबके लिए होता है, यूनिवर्सल होता है। लेकिन वाक्य क्या होता है, ये इंडिविजुअल होता है। जैसे मैं कहूं कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, ये हमारा कथन है। और कैसा है, सत्य कथन है, ये सबके लिए लागू होता है। ठीक है, और अगर ऐसे मैं कह दूं कि सूर्य पश्चिम से उगता है, ये मेरा कथन है, ये सब पे लागू होगा। लेकिन कैसा कथन है, ये गलत कथन है। तो देखिए है क्या, कथन है। ठीक, ये सबके लिए अप्लाई होगा, ये सब पे अप्लाई होगा। लेकिन वाक्य क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। जैसे अब मैं किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं, मैंने कहा आपको कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, अमुक व्यक्ति बहुत सुंदर है, अमुक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। मैंने उस इंडिविजुअल या उस व्यक्ति के लिए किया, व्यक्तिगत वाक्य हमने कहा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, वो वाक्य है। तो हम आपको बताते कि वाक्यों को हम कलेक्शन में शामिल नहीं करते, हम सिर्फ स्टेटमेंट को कलेक्शन में शामिल करते हैं। आप समझ गए होंगे। अगर आपको कलेक्शन करने के लिए एक वाक्य या सेंटेंस या कथन लिखा जाए, आप पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिखा गया है ये कथन लिखा गया या कोई वाक्य लिखा गया है। अगर वो वाक्य लिखा गया है तो आप उसको कलेक्शन नहीं कर सकते, और कथन लिखा गया है तो आप आराम से उसका कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी जो बात बोलते हैं पूरे देश पे लागू होता है, यूनिवर्सल होता है। वो क्या है, एक उनका स्टेटमेंट है, वह स्टेटमेंट है। लेकिन
जैसे आपके घर में गार्जियन है, पिताजी है, जो भी आपके घर के गार्जियन हो, ऑनर हो, वो कोई फैसला लेते हैं, कोई बात करते हैं, पूरी परिवार पे लागू होता है। वो क्या है? कथन है। तो आप बात समझ गए कथन और वाक्य में क्या अंतर होता है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन चीजों को समझ गए होंगे। आइए ठीक है, अब जरा देखिए इस कलेक्शन के संदर्भ में या कलेक्शन करने के क्रम में हमको दो चीजों को पता होना चाहिए, कथन और वाक्य, स्टेटमेंट और सेंटेंस। लेकिन यहाँ से सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आप इसके साथ ले लीजिए। इसके लिए हमको क्या करना होगा? कुछ और चीजों को जानना होगा। वो चीजें क्या होंगी? आइए देखते हैं। हमको कलेक्शन करना है। हमने बताया कि आपको कथन और वाक्य अंतर पता होना चाहिए। लेकिन कलेक्शन के क्रम में मैं आपको दो वाक्य बोलता हूं। अब मैं दो वाक्य बोलता हूं और आप डिसाइड करिए किसका कलेक्शन पॉसिबल है, किसका कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। जैसे मैं कहूं कि कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का समूह, बताइए क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का कलेक्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं कितने विद्यार्थी हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि कक्षा में उपस्थित मेधावी विद्यार्थियों का समूह, तो बताइए कि क्या ये कलेक्शन संभव है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? देखिए कक्षा में माफी चाहता हूं, कक्षा में उपस्थित मेधावी विद्यार्थियों का समूह। आप बताइए आप किस आधार पर कह रहे हैं कि अमुक विद्यार्थी मेधावी है, अमुक विद्यार्थी मेधावी नहीं है? किस आधार पर आप कहेंगे? हो सकता है कोई विद्यार्थी गणित पढ़ने में बहुत ही अच्छा हो, उसको विज्ञान कम आता है। दूसरा व्यक्ति विज्ञान पढ़ने में बहुत अच्छा हो, उसको गणित कम आता हो। अगला व्यक्ति हिंदी पढ़ने में अच्छा हो, उसको संस्कृत कम आती होगी। यानी कि हर एक बच्चा किसी न किसी विषय का मास्टर होता है, जानकार होता है, या वह उस विषय में अच्छा खासा नॉलेज रखता है। यानी कि अपने अपने हिसाब से सब मेधावी हैं। कोई इसकी क्राइटेरिया नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है हम बता दें कि फलाना बच्चा या अमुक बच्चा विद्यार्थी मेधावी है। यानी कि ये कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये कहें कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का समूह, तो ये तो संभव है ना। आप सभी विद्यार्थियों का समूह निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा एक बात, क्या यहाँ पे जो कलेक्शन हो रहा है दो आधार पे हो रहा है। क्या क्या? अब देखिए कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन दो बातों पे हो रही है। किन किन बातों पे हो रही है? एक तो आपका जो हो रहा है क्वांटिटी बेस हो रहा है। क्या हो रहा है? क्वांटिटेटिव बेस पे हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है? आपका क्वालिटेटिव बेस पे हो रहा है। क्वालिटेटिव बेस पे, क्वालिटी बेस पे, क्या कर सकते हैं? क्वालिटी बेस पे। अब समझिए, आप बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक होता है आपका क्वांटिटी बेस पे, एक होता है क्वालिटी बेस पे। अब समझिए, यही अगर आप अंतर निकालना समझ गए तो आप आराम से किसी कलेक्शन को बता पाएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। यानी इसका हम कलेक्शन यानी कि इसका हम सेट जनरेट कर सकते हैं नहीं। अब हम वाक्य दिया जाएगा, आपको एक कथन दिया जाएगा, पूछा जाएगा निम्न में से कौन था कथन सेट जनरेट करता है, कौन सा समुच्चय बनाता है। अब समुच्चय बनाने क्रम में हमने पहले बताया था आपको कथन और वाक्य में अंतर आना चाहिए। और दूसरा आपको अंतर यहाँ से करना है। कौन कौन से? एक जो कलेक्शन होता है वो क्वांटिटेटिव होता है और दूसरा होता है क्वालिटेटिव होता है। मैं इन बातों को कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा मैंने बताया कि हैंडवर्क मैं कम करूंगा, रिलेटेड वर्क मैं थोड़ा कम करूंगा। मैं बोलता हूँ, आप थोड़ा समझिएगा। जैसे बताइए, मैं कहूं कि शहर में सभी व्यक्तियों का समूह, शहर में सभी व्यक्तियों का समूह, तो बताइए क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। क्या ये क्वांटिटी बेस यानी गणना पे आधारित, ये क्या है? गणना पे आधारित है। लेकिन अगर मैं कहूं शहर में सभी ईमानदार व्यक्तियों का समूह, शहर में सभी ईमानदार व्यक्तियों का समूह, तो बताइए क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि यह गुणवत्ता पे आधारित है।
क्या है, गुणवत्ता पे आधारित है, यानी कि क्वांटिटी पे आधारित है, क्वालिटी पे आधारित है, ये क्वांटिटी पे आधारित है। समझिए इस बात को। मैंने कहा कि शहर में सभी व्यक्तियों का समूह, आप बेशक आप अपने शहर के सभी व्यक्तियों का समूह कर सकते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि शहर में ईमानदार व्यक्तियों का समूह, आप बताइए क्या आप ये संभव है, आप कलेक्शन कर सकते हैं? आप कहिए कि जो जो व्यक्ति ईमानदार हैं वह एक तरफ हो जाएं और जो ईमानदार नहीं है वह एक तरफ हो जाएं। तो बताइए कोई कहेगा कि मैं ईमानदार नहीं हूं? सब कहेंगे मैं ईमानदार हूं। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम या कोई यंत्र तो नहीं है ना मैं दिखाऊं और बता दूं कि अमुक व्यक्ति ईमानदार नहीं है, अमुक व्यक्ति ईमानदार है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ, यहाँ पे आपके क्वालिटी की बात कर रहा है, यानी कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, इसकी बात कर रहा है। तो जब भी क्वालिटी की बात करें तो वहां पे करेक्शन क्या है, संभव नहीं होगा, और जब सिर्फ गणना की बात करें तो वहां पे करेक्शन संभव होगा। आप बात समझ पा रहे हैं? मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। कैसे? देखिए, मैं कहूं कि मान लीजिए 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, यानी कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप बताइए क्या इसका कलेक्शन संभव है? बिल्कुल आप कहेंगे सर मैं 1 से 10 तक की संख्याओं का कलेक्शन कर सकता हूं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक और सेंटेंस बोलूं क्या कि सभी खतरनाक जानवरों का समूह, सभी खतरनाक जानवरों का समूह, तो बताइए क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यह गुणवत्ता पे आधारित है। आपसे कहा जा रहा है कि सभी खतरनाक जानवरों का समूह। आप कैसे बताएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, किस बिहार पे आप बताएंगे ये अमुक जानवर खतरनाक है? आप मेरे लिए शेर खतरनाक है, आपके लिए कुत्ता भी खतरनाक हो सकता है, किसी के लिए साधारण जानवर भी खतरनाक होता है, कोई गाय से भी डर जाते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई न कोई जानवर खतरनाक होता है, या ऐसा हम एहसास करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गुणवत्ता की बात किया, खतरनाक की बात किया। ये कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कौन सा जानवर खतरनाक है, कौन सा खतरनाक नहीं है। अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, अपनी जगह सब खतरनाक है। यानी कि मेरा बताने का मतलब ये था, जैसे ही गुणवत्ता की बात की जाएगी, क्वालिटी की बात की जाएगी, तो वहां पे कलेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां पे गणना की बात की जाएगी वहां पे कलेक्शन पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, आई होप। देखिए, अब मैं आपसे से लेऊं कि सड़क पे चल रही सभी गाड़ियों का समूह, सड़क पे चल रही सभी गाड़ियों का समूह, आप बताइए क्या इसका कलेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हमने यहाँ पे गुणवत्ता की बात नहीं किया, कौन सी गाड़ी अच्छी कौन सी खराब है, हमने सिर्फ कहा कि सड़क पर चल रही सभी गाड़ियों का समूह। आप एक पर्टिकुलर रोड को ले लीजिए और दोनों तरफ कैमरे लगा लीजिए और चलने दी सुबह शाम तक गाड़ियों को, और कैमरा अपने आप काउंट कर लेगा। यानी कि कुल मिला के गणना पे आधारित होना चाहिए। हम काउंट कर पाए या ना कर पाए, हम काउंट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन गणना पे आधारित होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि 10 से बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, 10 से बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो एक तो गणना पे आधारित है, लेकिन इसका कलेक्शन कैसा है? आप प्राकृतिक संख्या लेके जाओ, कहां तक जाओगे पता नहीं, कहां तक, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि यह सेट बनाएगा, क्योंकि इसका कलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जिसका कलेक्शन नहीं होगा वह सेट नहीं बनाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? तो कुल मिलाकर मेरा बताने का मतलब यह था कि जिसका कलेक्शन हो जाएगा वह सेट जनरेट करेगा, जिसका कलेक्शन हो जाएगा वह सेट जनरेट करेगा, और जिसका कलेक्शन नहीं होगा वह सेट जनरेट नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार से कक्षा में सभी विद्यार्थियों का समूह, यह कलेक्शन संभव है, तब ये सेट बनाएगा। अगर मैं कहूँ कक्षा में सभी मेधावी विद्यार्थियों का समूह, तो ये गुणवत्ता पे आधारित है, यह कलेक्शन संभव नहीं है। यानी कि यह जो हमारा वाक्य था, यह वाक्य हो गया, यह हमारा जो वाक्य था यह क्या करेगा, सेट नहीं बनाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि समुच्चय को कैसे परिभाषित करते हैं। परिभाषा तो हमने बता दिया, कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, उनका नाम क्या होता है,
आइए हम इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। और बहुत परेशान होने की बात नहीं है, मैं चीजों को थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बहुत अंदर नहीं जा रहा हूँ चीजों को लेके, क्योंकि आपको ये सिर्फ अप्रोच क्लियर करने के लिए क्लास आपको दी जा रही है। अब मैं इसका वीडियो क्लास लेके आपके सामने आऊंगा। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग ये देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसको डिनोट करते हैं, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। सेट थियरी आप पढ़ रहे हैं, सेट थियरी। और दूसरी बात मैं आपको चीज बता दूं कि ये क्लास होगी बाइलिंगुअल होगी। अब इस क्रम में थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भाषाएं लिखना संभव नहीं होता, वो भी मार्कर से तो संभव नहीं होता, बहुत समय लग जाता है। तो अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो इसकी हिंदी बोलूंगा, अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो इसकी इंग्लिश बोलूंगा। इतना तो आप कोऑपरेट कर सकते हैं, इतना तो आप मैच्योर हैं, मैं आपकी मैच्योरिटी से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, आप इतना मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो आप देखिए हम लोग देखते हैं कि कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। समुच्चय को प्रदर्शित करना, ठीक है, समुच्चय को प्रदर्शित करना या समुच्चय को प्रदर्शित करना। आप मैं नहीं लिखता हूं यहाँ पे, क्योंकि एक चीज मैंने लिख दिया, मैंने बताया कि आप कैसे समुच्चय को दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। मैं आपको बता दूं, समुच्चय को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के, इसको ध्यान समझिएगा, सेट को नाम देने के लिए, इसको डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। यूज कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फॉर डिनोट अ सेट। ओके, क्या कहेंगे, यूज कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट टू या फॉर डिनोट अ सेट। कौन कौन से, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, सो ऑन, इस प्रकार जेड। यानी कि हम सेट को डिनोट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। बस समझिए, ठीक। आइए हम देखते हैं कि सेट के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं। सुनिए, सेट का एलिमेंट्स होता है, सेट का एलिमेंट्स ऑफ सेट, भाई एलिमेंट्स ऑफ जो सेट है, इस सेट के एलिमेंट्स यानी सेट के अंदर जो चीजें आएंगी, मैंने कहा बच्चों का कलेक्शन, मैंने कहा जानवरों का कलेक्शन, मैंने कहा गाड़ियों का कलेक्शन, भाई इनका कलेक्शन करेंगे हम। वहां पे बच्चों का गाड़ियों का चित्र तो नहीं बनाएंगे ना, उनको कलेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से, टू यूज स्मॉल लेटर ऑफ टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट। यानी कि सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। किसको, एलिमेंट्स को। कौन कौन से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल, इस प्रकार से। ये क्या है, किसी सेट के एलिमेंट्स हैं। ये जानवर भी हो सकते हैं, ये मनुष्य भी हो सकते हैं, ये कोई वस्तु भी हो सकती है, ये कोई कथन भी हो सकता है। क्या कहेंगे सर, अगर ये मनुष्य है या जानवर है, या मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 लिखा हो, संख्या लिखी हो, नंबर लिखी हो, तो हम क्या करेंगे, नंबर को तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं हम लिख सकते हैं। नंबर को भी हम इसी फॉर्म में चेंज करना बताएंगे आपको। तो कुल मिला के आप इतना जानते रहिए कि सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट की स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। ओके, ये बात हो गई, ठीक है। अब अगली बात होती है, जब हम किसी चीज का कलेक्शन करेंगे तो कहां करेंगे, किसी चीज का कलेक्शन कहां करेंगे, तो हम कलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, यूज कलेक्शन, ठीक है। कहां कलेक्शन करेंगे,
कहाँ कलेक्शन करेंगे? इसका कलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? यूज करली ब्रैकेट। ठीक है, यूज करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट जानते हैं ये, इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, यूज करली ब्रैकेट। मैं थोड़ा सा साइड बनाता हूं क्योंकि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे देखो, मैंने कहा यूज करली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि हमको एक सेट को बनाना हो, हमको तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक क्या? एक तो सेट को डिनोट करने के लिए, सेट का नाम देने के लिए। सेट का नाम हम लोग अंग्रेजी के, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ओके। दूसरा एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स को दिखाने के लिए हम स्मॉल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, और उसका कलेक्शन कहाँ करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका कलेक्शन करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल की बात को आपको क्लियर कर देता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा है क्या? यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा है इधर? चलिए, हाँ नीचे दिखाई पड़ रहा है। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो थोड़ा सा आवाज सुनिएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। या यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर ना लेके मैं पहले इंग्लिश अल्फाबेट को लेता हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए हमको फिर रोस्टर और बिल्डर मेथड बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिफोर एफ, यानी कि एफ से पहले आने वाले इंग्लिश के अल्फाबेटों का कलेक्शन, संग्रहण। तो कैसे करेंगे? सुनिए, हमको इसका कलेक्शन करना है, किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। कौन कौन से? जो एफ के पहले आते हैं। तो भाई हमने बताया, तो पहले तो इसका हम नामकरण करेंगे, इसका हम नाम देंगे। नाम देने के क्रम में क्या करते हैं? हम कैपिटल लेटर को यूज करते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप ना? हम कैपिटल लेटर को यूज करते हैं। पहले इसका नाम देंगे। हमने दिया कि जो हमारा सेट है, जो हमारा सेट बनेगा, इसका कलेक्शन करेंगे। पहले आप ये बताइए कि इसका कलेक्शन पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल। एफ से पहले आने वाले इंग्लिश शब्द के अक्षरों का कलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये गणना पे आधारित है। यह गणना पे आधारित है, क्वालिटी पे आधारित है, क्वांटिटी पे आधारित है। तो यह सेट बनाएगा। अगर यह सेट बनाएगा तो इस सेट का हम नाम क्या देंगे? मान लो नाम दिया ए, हमने नाम दिया ए नाम दिया। अब आप जानते हो इसका कलेक्शन कहाँ करते हैं? इसका कलेक्शन कर्ली ब्रैकेट में करते हैं। कहाँ? कर्ली ब्रैकेट में। हम बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? एफ से पहले आने वाले इंग्लिश अल्फाबेट। तो एफ से पहले क्या आते हैं? ए, बी, सी, डी, ई। अब आ गया एफ। देखिए हमने क्या लिखा है? एफ से पहले, और इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे। आप अंदर देखिए, हमने अंदर स्मॉल लेटर यूज किया है। ये एलिमेंट्स हैं, सेट के एलिमेंट्स हैं, इसको हमने दिखाने के लिए स्मॉल लेटर का यूज किया है। इसके नामकरण के लिए, इसके डिनोट करने के लिए हमने कैपिटल लेटर का यूज किया है, और इसके कलेक्शन के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है। कि जब आप जाके बनाइए, आपका क्या सेट तैयार हो गया आपका। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक मैं आपको बात और बताना चाहता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको, ये हो सकता है इसके बाद अगली क्लास हो जाए, टाइम खत्म हो रहा है, कि इसको कैसे लिखते हैं, इसके लिखने की विधि क्या होती है। हम आपको बताएंगे, बिल्डर मेथड बताएंगे, रोस्टर मेथड बताएंगे ना, रोल मेथड क्या होता है, प्रॉपर्टी मेथड क्या होता है, टेबुलर मेथड क्या होता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, इस सारी बातों में हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे सेट पढ़ने के लिए आपको संख्याओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? संख्याओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको संख्याओं का नॉलेज नहीं है
आप कलेक्शन में सेट को पढ़ने में, सेट थ्योरी के पढ़ने के क्रम में आपको दुविधा हो सकती है। अगर आपको संख्याओं के बारे में नहीं आता तो हमसे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, हम एक क्लास आपको संख्याओं के बारे में लेकर आएंगे और वहां पे संख्याओं को क्लियर, अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए जैसे आ गया आपको कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15। अब आपको प्राइम नंबर नहीं पता है, कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 50, तो अगर आपको कंपोजिट नंबर पता नहीं है, आपको इंटीजर का कहे कि इंटीजर कहा जाए कि इंटीजर का कलेक्शन करिए, इंटीजर का कलेक्शन करिए, आपको इंटीजर नहीं पता है, बताइए वहां पर फिर आप कैसे पढ़ पाएंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको कहा जाए कि रेशनल नंबर, आपको रेशनल नंबर नहीं पता है। आपको कहा जाए नेचुरल नंबर, आपको नेचुरल नंबर नहीं पता है। आपसे कहा जाए होल नंबर, आपको होल नंबर नहीं पता है। यानी कि आप थियरी के रूल नियम सब कुछ जानते हुए भी कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही बेसिक चीज नहीं पता है, संख्या। और कभी कभी होता क्या है, मैं आपको बताऊं, जब मैं लिखूंगा बिल्डर मेथड, तो बिल्डर मेथड में होता क्या है, चीजों को हम लोग कूट में लिखते हैं, संकेत में लिखते हैं। और जब संकेत में लिखते हैं होता क्या है, जैसे इंटीजर आ गया ना, तो इंटीजर जगह हम लोग आई का यूज करते हैं। किसका? आई का यूज करेंगे, ठीक है। या जेड का यूज करते हैं। किसका? जेड का यूज करते हैं। अगर मान लो कहीं पे रेशनल नंबर आ गया तो वहां हम लोग क्यू का यूज करेंगे, यहाँ हम लोग क्यू का यूज कर देंगे। नेचुरल नंबर आ गया तो नेचुरल नंबर हम लोग एन का यूज कर देंगे। रियल नंबर आ गया तो रियल नंबर में आर का यूज किया जाता है। आप बताओ, अगर ये बातें आपको नहीं पता रहेंगी तो क्या आप उस कोड को करेक्ट कर पाएंगे? वहां पे लिखा रहेगा कि जैसे एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, वहां रियल नंबर लिखा नहीं रहेगा, सिर्फ आर लिखा रहेगा। अगर आपको अगर ये बात नहीं पता थी तो आप उस कोड को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कलेक्शन के लिए, सेट पढ़ने के लिए आपको संख्याओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम एक क्लास 1 घंटे की इस नंबर पे लेकर आएंगे और आपका सारी चीजें क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस करते हैं, समय ओवर हो रहा है, अगली क्लास का समय हो रहा है। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ तक आपको क्या बताया कि सेट कैसे जनरेट करते हैं और कैसे लिखते हैं, कैसे दिखाते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं, उनके एलिमेंट्स को कैसे दिखाते हैं, वगैरह वगैरह हमने सारी बातें यहाँ पे बता दिया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सेट को लिखने का तरीका बताएंगे। और जैसे ही हम लोग सेट को लिखने का तरीका देखेंगे और उसको चेंज कैसे करते हैं, बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से बिल्डर कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ क्लासिफिकेशन करेंगे सेट का। तो आइए बस करते हैं, धन्यवाद, इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जितने भी आप ग्रुप हो, दोस्त हो, सबको शेयर करिए और बताइए कि यहाँ किस तरह पढ़ाया जा रहा है। आप पढ़ने के बाद खुद एहसास कर पाएंगे कि वाकई हमने सेट को पढ़ा। और सेट से आने वाले प्रश्न अगर ये भी छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर ये क्वेश्चन मुझे छूट गया। बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बहुत ही बेसिक से बहुत ही आपको ऊपर तक लेके जाने वाला हूँ। जितने भी आपके यार मित्र दोस्त ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां भी वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय से आपको वीडियो पहुंच जाए। तो धन्यवाद इसके लिए, आज के लिए इतना ही।